टॉपिक है वो है सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस के बारे में आज पढ़ना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या है? हम कोई भी नंबर जो ऑर्डर में लिखते हैं मैथमेटिक्स में, वो बेसिकली सीक्वेंस होता है। जैसे कि आप 4 8 12 16 20 24 डॉट 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 32 लिख दें, या आप स्वान जो भी लिखते हैं वो आपका एक सीक्वेंस से चल रहा है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि 4 8 12 16 के बाद अगर हम डॉट 3 4 डाल के आगे 32 लिख देते तो हम ये समझ जाते हैं कि ये जो सीक्वेंस चल रही है वो 4 का चल रहा है, डिफरेंस 4 का चल रहा है। तो इसी तरह सीक्वेंस जो है बेसिकली मैथमेटिकली में एक ऑर्डर के लिहाज से चलता है। अब जो हर वर्ड होता है ना सीक्वेंस के अंदर, वो एक टर्म कहलाती है। जैसे कि 4 है वो एक टर्म है, 8 है वो एक टर्म है, ठीक है, हम इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, 12 को थर्ड टर्म कहेंगे, 24 को सिक्स टर्म कहेंगे। इसी तरह कह रहा है कि अगर जो टर्म है ना, एक टर्म के बाद जो दूसरी टर्म आती है उसे हम रेफ़र करते हैं कंसेक्यूटिव टर्म के साथ, और उनके दरमियान जो मतलब कि चीज़ हमें बताती है कि ये उस चीज़ से अलग है, वो कामा बताता है। जैसे कि 4 के बाद कामा है तो वो बता रहा है कि 4 के बाद जो 8 है वो 4 से अलग है, वो अलग या दूसरी टर्म कहला रही है, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें इसने एग्जांपल दिया है 0 1 2 एंड डॉट्स आगे डालेंगे, यानी कि 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 की शक्ल में हो सकता है, 1 3 5 7 9 की शक्ल में हो सकता है, 2 4 8 डॉट, मतलब एवरी वन किसी भी शक्ल में सीक्वेंस हो सकते हैं। अच्छा, आगे वो ये कह रहा है कि जो नोटेशन यूज़ होती है ना AN, हम उसको N से डोनेट करते हैं कि हम कहते हैं जी nth टर्म। तो ये हमें पता लग रहा है कि nth जो होता है वो कोई नंबर है, तो वो हमें अगर बोलेगा 5 टर्म निकालें तो आप n को पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर n सो ऑन। एग्जांपल जो सी हैं उसमें हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, आगे दो किस्म की सीक्वेंस है, एक इनफिनाइट एक फिनाइट। अच्छा, फिनाइट और इनफिनाइट को जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, फिनाइट हुआ जो कि हमें बता रहा हो कि ये यहाँ पे रुक गया है। जैसे कि 4 8 12 20 तक हमने बताया कि 20 के बाद कुछ भी नहीं, ये फिनाइट सेट है, मतलब कि हमें ज़ाहिर हो रहा है ये यहाँ तक रुक गया है। जबकि जो इनफिनाइट सेट है वो ये होता है कि अब सवाल मतलब आगे चलता जाता है। जैसे वो डॉट डाल दी, उसने दो एग्जाम्पल दी हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। 10 20 30 40 50 70 80 90 के बाद उसमें डॉट डाले, यानी कि ये रुका नहीं, ये आगे जा रहा है, कैरी ऑन है, तो ये इनफिनाइट है। जबकि जो नीचे है वो 16 25 36 49 64 81, ये यहाँ पे स्टॉप होगा, यानी कि ये फिनाइट सेट है। आपको फिनाइट और इनफिनाइट का पता लग गया होगा सीक्वेंस का। फिनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो कि हमारा एंड पॉइंट में नज़र आ रहा हो, जबकि इनफिनाइट में हमारा एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता। इसके बाद सीक्वेंस के रूल जो उनसे हैं वो बता रहा है कि क्या होते हैं। अब ये देखेंगे, आपने देखे 2 5 8 11 14 17 20 23 26, यानी कि डिस्क्राइब इस तरह किया जाता है कि जितने का आपका मतलब कि पहले सीक्वेंस या दूसरे सीक्वेंस में जो आपका डिफरेंस है ना, उसके लिहाज से चलता जाए। यानी कि 2 5 8 11 चल रहा है, आप ये ना करेंगे 2 5 7 फिर 10 फिर 12 फिर 15, इस तरह सीक्वेंस नहीं चलता। सीक्वेंस का काम क्या होता है कि जो डिफरेंस है वो मतलब सेम इट चलता जाए। आगे देखिए, उसने यही बोला हुआ है कि कंटिन्यूस बाय एडिंग 3 ईच टाइम, मतलब कि जो 2 5 8 11 जितना भी आपका मतलब कि ये सेट वगैरह पड़ा हुआ है, इसमें सारे जो डिफरेंस हैं वो 3 के चल रहे हैं, तो आपने कंटिन्यू 3 पे रखना है इसको। हम ये अगर डॉट आ गया तो इसका मतलब ये है कि 29 के बाद 32, 32 के बाद 35 38 अब सवान चलता जाएगा। अच्छा, अदर सीक्वेंस और कम्प्लीटली रैंडम, मतलब कि जो दूसरे सीक्वेंस वगैरह होते हैं वो रैंडम होते हैं, मतलब कोई चेंज वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके आगे उसने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ विनिंग रेफरल टिकट्स इन अ प्राइज ड्रा, मतलब कि आपकी जो विनिंग की जो होती है रेफरल बड़े मतलब कि चलती है वो अलग होती है, ठीक है, और टिकट्स की जो प्राइस ड्रा है वो अलग होते हैं। ये एग्जांपल उसने इसमें इंक्लूड की है। यानी कि रूल ये है, आप अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें या सिंपल ही देखें तो रूल ये है कि जितने का आपने डिफरेंस रखा है तो कंटिन्यू उतने का डिफरेंस चलता रहे। अगर एग्जांपल आई है
कि ए आई वेयर ए आई इज़ इक्वल टू आई इज़ जस्ट ए ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, A1 इज़ इक्वल टू 1, A2 इज़ इक्वल टू 2। आगे अगर देखेंगे तो A3 इज़ इक्वल टू 3, A4 इज़ इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब सीक्वेंस एक चार हमें पता लग रहा है। आगे देखेंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो आगे देखें 1/5, 1/6, 1/7, ये सीक्वेंस चल रहा है और ये समझाना चाह रहा है। ठीक है, आगे एंड पे उसने AN इज़ इक्वल टू 3N का मतलब ये बताया हुआ है कि नीचे जो टर्म दी हुई हैं 3, 6, 9, 12, इसमें अगर देखा जाए तो हमने AN फाइंड करना है। तो AN पहला है, तो जब पहली वर्ड इसमें देखें तो पहला 3 वर्ड है, तो इसलिए इसको हम 3 कहेंगे। अगर इसने AN 1 लिखा होता तो 1 का मतलब कि अगली जो सेकंड टर्म है उसको हमने देखना 6 को, तो वो 6 हमारे सामने आना था। आगे नेमिंग सीक्वेंस आ जाता है। नेमिंग सीक्वेंस में वही है कि 2, 4, 6, 8, 10 का हम अगर इस तरह का कोई मतलब कि सेट वगैरह दिया होगा तो हम समझ जाते हैं कि ये मतलब कि इवन नंबर्स हैं, यानी कि इवन जो सीक्वेंस है या मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तो ये इस तरह सीक्वेंस चल रहा है। आगे 1, 3, 5, 7 और नंबर शो कर रहा है। 3, 6, 9, 12 मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो 3 का, यानी कि मल्टीप्लाई 3 को 3 से करेंगे तो चलेगा। उसके बाद 5, 10 है, तो इसमें मल्टीप्लाई ऑफ 5, इसको तरह 1, 4, 9, 16 है, तो ये स्क्वायर नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह 1, 3, 6, 10, 15 ये ट्रायंगल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर फार्मूला की बात की जाए तो हमने, क्योंकि द टर्म ऑफ द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ ऑफन गिवन यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट और सुफिक्स नोटेशन एज UN। इसमें यह है कि हमने जो नोटेशन बनानी होती है ना, nth टर्म का मतलब यह है कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 जितनी टर्म आपने बनानी है वो आएगी। जबकि जो UN है ना, तो वो आपका मतलब कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो U1 कहलाएगा, जो सेकंड टर्म है वो U2 कहलाएगा, जो थर्ड टर्म होगी वो U3 कहलाएगी। इसी तरह हमारे साथ अब सवाल चलता जाएगा। ये आपको एक फार्मूले की वजह से सही समझ आएगी एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल उसने दी है, उसने बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ गिवन बाय UN इज़ इक्वल टू 4n-5। मतलब कि UN जो है वो बराबर है 4n-5 के। तो आपने पहली 5 टर्म्स निकालनी। जब आपको टर्म्स नहीं दी गई तो आपने टर्म्स कैसे शुरू करनी है 1 से। ठीक है, आपने पहले n को 1 पुट किया, U1 इज़ इक्वल टू 4n, मतलब कि अगर इकट्ठे हैं तो मतलब है 4n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे -5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इस तरह जब U2 करेंगे तो n के साथ 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब n3 करेंगे या तो फिर हम 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम अब सवाल चलेंगे। नेक्स्ट देखें तो राइटिंग सीक्वेंस उसने बताया, ये भी एक एग्जांपल है। ये आप उसी तरह जो प्रीवियस एग्जांपल किया उसके मुताबिक ही है। Tn इक्वल टू 4n+1, तो आपने nth टर्म निकालनी है उसी तरह ही 4 × 1 + 1। इसी तरह 4 × 2 + 1 के +1, क्योंकि हमें उसने फॉर्मूला में पुट किया हुआ तो वो हमने 1 ही ऐड करते जाना है। जबकि जो n है ना, nth टर्म, क्योंकि वो हमने निकालनी है तो वो चेंज होगी, जबकि जो फार्मूला बाकी वो सेम रहेगा। इसी तरह आगे फर्दर चलता जाएगा। उसके बाद इसने एक और एग्जांपल इसमें पुट किया कि वो जो सी है स्क्वायर की, कि 2n², मतलब कि जो n हम जो भी टर्म पुट कर रहे हैं 1 तो उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है तो उसका स्क्वायर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो इस तरह ये चलेगा। देखें पहले अगर T1 रखा है, n को अगर हमने वैल्यू 1 दी है तो फिर जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 दिया, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। जैसे कि अगर n की वैल्यू 2 रखी है तो T2 इज इक्वल टू 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 3 में जमा किया तो 11 आ गया। इसी तरह सारा फार्मूला चलता है। टाइप्स 2 किस्म की हैं, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस और दूसरे जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट टर्म होती है ना उसको एडिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐड किया जाता है इसमें। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हम एग्जांपल में सही तरह समझेंगे इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस। अच्छा, ये देखेंगे नीचे इसमें एग्जांपल में दिया हुआ 8, 11, 14, 17, 20। मतलब इसमें आपने ये देखना है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना जा रहा है, क्योंकि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म में अगर सेम डिफरेंस चल रहा हो तो वो हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। देखा जाए कि 8 में अगर 3 जमा के हैं 11,
11 में 3 जमा करें 14, 14 में 3 जमा करें 17, 17 में 3 जमा करें 20। इसको लिखने के वे डिफरेंट हैं, लेकिन इसका काम क्या है कि एक सीक्वेंस से चल रहा है। जो हमने ऐड कर रहे हैं ना, वो मतलब कि अगर 3 ऐड करें तो सारों में 3 ही ऐड हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस एक एग्जाम्पल है कि 4, 9, 14, 19, 24, तो अगर हम 9 को 4 से माइनस करें या 14 को 9 से करें तो सारों में जो डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए। तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो इसकी आगे एग्जांपल फार्मूले हैं A1 प्लस D, A1 प्लस 2D। अगर फोर्थ का टर्म करनी है तो A1 प्लस 3D, अगर फिफ्थ करनी है तो एक एक मतलब कि D के साथ वैल्यू कम होती जाएगी, डिफरेंस कम होते जाएंगे एक एक। इसी तरह उसने यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि फाइंड द 14th टर्म। आपको पता है कि जो टर्म वैल्यू होती है उसको हम m से मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं 14th को। तो इसने फार्मूले के मुताबिक करेंगे t n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। तो जबकि n 14 है तो t 14 करके a हमारे पास 4 किस तरह है, क्योंकि हमने a जो होती है वो पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास पहली वैल्यू 4 है, वो आई, फिर प्लस किया 14 माइनस 1। और डिफरेंस देखा जाए तो वो कितने का है आपके दरमियान, 4 और 7 के दरमियान 3 का, 7 और 10 के दरमियान भी 3 का, 10 के 13 के दरमियान भी 3 का, मतलब डिफरेंस भी 3 का है सारों में। तो डिफरेंस 3 से 3 रिप्रेजेंट किया गया, तो फार्मूला में पुट किया तो हमारा आंसर 43 आ गया। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस का मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका ये ई का मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, आर छोटा जो सा रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े आर को। तो कॉमन रेशियो मतलब कि अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखा जाए तो मतलब कि जो मल्टीप्लाई करें ना हम जब 2 के दरमियान, मतलब कि 2, 4, 8, 16, मतलब अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से किया, 8 को 2 से किया, 16 को 2 से किया 32, मतलब कि मल्टीप्लाई जब किया जाए तो फिर आंसर सेम आना चाहिए। जियोमेट्रिक में और हमारा अर्थमेटिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए सीक्वेंस में वो बराबर होना चाहिए, मतलब कि जो सीक्वेंस है मल्टीप्लाई वाला वो बराबर चाहिए। मानी 1, 3, 5, 7, ये तो देखा जाए ना 1 को 3 में जमा किया तो 4 आता है, तो ये सीक्वेंस नहीं बनता।